यूसीसी मेगा सर्वे पर आज होगी प्राइम डिबेट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। यूसीसी एक देश एक कानून की विचारधारा पर आधारित है और यूसीसी के अंतर्गत देश और सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण, संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि सभी को लेकर एक समान कानून बनाया जाना है। और आज चर्चा इसी पर होगी। और चूंकि यूसीसी पर जारी तमाम बहस के बीच सबसे बड़े नेटवर्क पर सबसे बड़ा सर्वे हुआ है और सबसे भरोसेमंद यह सर्वे हुआ है जिसे जानना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा है, लेकिन कई कारणों से टलता भी रहा और एक बार फिर से यह चर्चा में है। वजह है भारत के लॉ कमीशन की तरफ से जारी पब्लिक नोटिस, जिसमें लोगों से, हिंदुस्तानियों से, आम नागरिक से राय मांगी गई है। ऐसे में हम पहुंचे लोगों के बीच, खासकर उस वर्ग के बीच जो यूसीसी के विरोध में मुखर रहा है। आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर आया है यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे। ऐसा सर्वे जो खोजता है जवाब या बताता है कि क्या सोच रही है विरोध करने वाले वर्ग की आधी आबादी। देश भी जानना चाहता है कि आखिर यूसीसी पर जो हवा चल रही है वो बनाई गई है या नेचुरल है। इंतजार का वक्त खत्म हो गया है, देखेंगे क्या कहती है देश की जनता। आइए पहले कुछ जरूरी सवालों पर जवाब लेते हैं। पब्लिक मीटर क्या कहता है? तो भारत का मेगा यूसीसी सर्वे 7 सवाल लिए गए और उन 7 सवालों के जो जवाब निकल कर आए उनसे मूड पता चलता है। पब्लिक मीटर का अंदाजा होता है पब्लिक के बीच में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसकी एक पिक्चर दिखाई देती है। एक एक करके 7 सवालों पर नजर डालेंगे। शुरुआत पहले और महत्वपूर्ण सवाल से करेंगे क्योंकि सर्वे का पहला सवाल जो लिया गया था वो ये कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। तो यह सवाल महत्वपूर्ण तरीके से लिया गया। आइए इसके साथ ही अब अगले सवाल की भी बात कर लेते हैं और इस अगले सवाल के बात करें उससे पहले इसका जवाब जिस रूप में सामने आया वो भी जान लेना यहां बेहद जरूरी हो जाता है। 67% हां बोले गए, नहीं में 25.4% लोगों की राय थी और 7.4% उन्होंने कहा कि पता नहीं, कह नहीं सकते। दूसरा सवाल लाते हैं स्क्रीन पर। दूसरा सवाल जो था कि क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार होना चाहिए? आपके टीवी स्क्रीन पे दूसरा सवाल, इसका जवाब बताते हैं। हां में 17.4% जो रेस्पोंडेंट्स थे जो इसमें शामिल हुए सर्वे में, और नहीं में उन्होंने कहा 76.5% लोगों की ना में राय थी, पता नहीं या कह नहीं सकते 6.1%। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्या सभी पुरुषों और महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? हां बोला 82.3% ने, यानी एक मत से पूरे बहुमत के साथ 82.3% इसमें शामिल लोगों ने सर्वे में जवाब दिया हां बिल्कुल होना चाहिए उत्तराधिकार के समान अधिकार और ये एक रूप में होना चाहिए। ना में जवाब 11.1%, पता नहीं या कह नहीं सकते में 6.6%। चौथा सवाल, क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? यह सवाल आपकी स्क्रीन पर। इसके जवाब जो आए हमारे सर्वे में निकलकर उसके जवाब में हां 73.7% लोगों की राय थी, नहीं में 18% लोगों ने अपना वोट दिया और पता नहीं या कह नहीं सकते में 8.3% लोगों ने अपनी बात को रखा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं, क्या धर्म की परवाह किए बिना गोद लेने की अनुमति दी जानी चाहिए? हां 64.9% लोगों का जवाब, ना में जवाब दिया गया 22.9% और पता नहीं या कह नहीं सकते में 12.2% का जवाब आया। छठे सवाल की बात करते हैं, क्या धर्म, छठे सवाल की देखिए, ये छठा सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके सभी भारतीयों को अपनी संपत्ति अपनी इच्छानुसार
वसीयत करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि मुख्य तौर पर ये वो बिंदु हैं जो यूसीसी में शामिल होंगे। हां में जवाब 69.3% का और ना में जवाब आया 16.6% लोगों का, और पता नहीं या कह नहीं सकते के रूप में 14.1% लोगों का जवाब आया। सातवां और आखिरी सवाल जो हमने पूछा अपने सर्वे के जरिए, वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। सातवां सवाल यह कि क्या आप सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह कानूनी उम्र 21 वर्ष का समर्थन करते हैं? तो हां में बड़ी तादाद में हां में जवाब 78.7% के तौर पर आया, ना में जवाब 16.6% और पता नहीं या कह नहीं सकते में 4.7% लोगों की तरफ से जवाब आया। तो प्राइम डिबेट की शुरुआत आज इस स्पेशल एडिशन में करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं, परिचय कराता हूं जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से भी हमारे संवाददाताओं के जरिए राजस्थान के लोग भी जुड़ेंगे, उनकी राय उनका मत भी इस पूरे 1 घंटे की डिबेट में, इस पूरे 1 घंटे की चर्चा में करेंगे। लेकिन पहले सीधा एक एक करके सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के विचारक। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा सुभद्र पापड़ीवाल जी हैं, प्रांत उपाध्यक्ष वीएचपी, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ सैयद साहिब असलम साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं आप मुस्लिम महासभा के, और इसके साथ ही हमारे साथ प्रताप राव जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी जुड़ चुके हैं। प्रताप जी, आपका भी बेहद स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं रुख करूंगा यहां पर सीधे तौर पर सैयद साहिब असलम साहब का। सैयद साहिब असलम साहब, ये जो सबसे बड़े देश के नेटवर्क की तरफ से सर्वे कराया गया, जाहिर तौर पर यह मैंडेट नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, उसकी झलक इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। आपको अब क्या आपत्ति है? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मेरा नाम असलम नहीं है, सैयद साहिब आलम नाम है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो आपके सवालात आए हैं स्क्रीन के ऊपर, वाकई ये मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ एक राय शुमारी के तौर पे आप लोगों ने लिए हैं। तो क्या टोटल सवाल यही है, या किसी तरह से लॉ कमीशन से कुछ लीक हुआ है तो हमें पता चला है कि यही सवालों के ऊपर आपत्ति थी, इसी के जवाब हमें ढूंढने हैं? क्या यूसीसी इसी आधार पे होगा, या इसमें और चीजों पे संशोधन होगा? क्योंकि मेरा यह मानना है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिएगा, मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री देश को यह बताएं कि उनका प्रपोजल क्या है, वो किस चीज के आधार पे यूनिफॉर्मिलिटीज की बात करेंगे, सिविल बातों पे किस तरह की सहमति चाहते हैं, किस तरह की एकरूपता चाहते हैं। क्योंकि देश भी सुनना चाहता है और मीडिया भी सुनना चाहती है कि उनका प्रपोजल क्या है, उसे परिभाषित करें। क्योंकि जब तक हमें मालूम नहीं होगा कि किन आधार पे, किन बातों के ऊपर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें या विरोध करें, तब तक ना मीडिया सशक्त रूप से वाजिब बहस करा सकता है, न देश की जनता को पता होगा। कुछ मुसलमानों के सवालात ले लिए, कुछ ट्राइबल क्षेत्रों के सवालात ले लिए, कुछ हिंदुओं के सवालात ले लिए, उसके आधार पर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो नहीं सकता। क्योंकि आपको भी पता है कि उत्तराखंड के अंदर जो उनको राइट्स दिए गए, वो आपकी बेचैनी और ये देख कर कि ये जो सवाल हैं ये चुभते सवाल हैं, और ये ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर एक खुशी हो रही है। नहीं, ये ऐसे सवाल हैं। आप जो 4 शादियों की बात कर रहे थे, मुझे खुशी हो रही है। हाँ। अगर गोवा को नजीर बनाया जा रहा है, गोवा में 2 शादियां करने का राइट है, तो करा दीजिए लोगों की 2 शादियां। अगर उसी के आधार पर कॉमन सिविल कोड को लागू करना है, उसको नजीर बनाना है गोवा को, मैं तो विरोध कर रहा हूं। नहीं होनी चाहिए मर्दों की 4 शादियां। क्या जरूरत है, क्या जरूरत है लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, गैर मजहबी या गैर संस्कारी चीजें करने की? लेस्बियन जाति को, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज को, किन्नरों को भी बराबर समान अधिकार दे दीजिए। और मुझे बता दीजिए कि हिंदुओं को जो अनडिवाइडेड फैमिली में जो रिबेट्स दिए जाते हैं, टैक्स में जो छूट है, वो बंद कर दी जाएगी या दे दी जाएगी, या उसी के बराबर मुसलमानों को, सिख और ईसाइयों को भी दी जाएगी? पता चलना चाहिए ना सर। मैं बेचैन बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो खुश हूं। प्रधानमंत्री ला रहे हैं, प्रपोजल लाइए, बताइए, इस पर रायशुमारी होगी, स्टेक होल्डर की राय ली जाएगी। आप लाइए। आप सैयद साहिब आलम साहब, मुझे ये बताइए, आपकी जब से ये मांगे गए हैं सुझाव आपकी तरफ से, या आप अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासभा के, मुस्लिम महासभा की तरफ से कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियां कुछ दी गई हैं क्या? जी सर, सुझाव दिए गए हैं बाकायदा मस्जिद कमेटियों के अंदर, और जहां जहां भी इस तरह के मामलात रहे हैं पीसी के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो हमने ये कहा है कि कॉमन सिविल कोड जो आर्टिकल 44 के अंदर है, वो
प्रयास की बात करता है कि प्रयास किया जाना चाहिए भारत के अंदर, बाध्यता नहीं है कि थोपा जाएगा। संविधान निर्माताओं ने भी यह नहीं कहा था। मैं समझता हूं किसी भी समाज या किसी भी मजहब के अंदर रिफॉर्म की जरूरत है, वाकई रिफॉर्म की जरूरत है, करिए, हम इसका स्वागत करते हैं खुल के। लेकिन मैं ये कहता हूं कि लास्ट मोमेंट पे ही क्यों, 9 साल से मोदी गवर्नमेंट थी, आप धीरे धीरे इसको लाते, जिन चीजों पर राय बन चुकी थी कॉमन सिविल कोड के थ्रू उसको आगे बढ़ा देते। जो आदिवासी हैं हमारे, जिनके जल जमीन जायदाद और जमीन के मामलात हैं, वो कतन इसको स्वीकार नहीं है। 30 से ज्यादा, ठीक है, सुभद्र पापड़ीवाल जी, आपसे सवाल है कि धीरे धीरे इसको लाया जाना चाहिए था, अचानक से इसको नहीं यहां पर पेश कर दिया जाना चाहिए और अचानक से सुझाव मांग लिए गए। क्या ये पहली बार ही हुआ है? क्योंकि तो सालों से लगातार चर्चा हो रही है, तो मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से पहले ही शामिल किया गया था और इसमें का तो उल्लेख हम बार बार कहते रहे कि संविधान में किया गया है। बीजेपी ने क्या लिखा है, कांग्रेस ने क्या लिखा है, वो मेरा मंतव्य नहीं है, वो मेरा विमर्श नहीं है। दैट इज नन ऑफ माय बिजनेस। पॉइंट इज कि ये संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है और उसमें विल और मे नहीं है, शैल है। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीटेडली सरकार को आदेशात्मक रूप से कहें, निवेदन के रूप में कहें, सलाह के रूप में कहें, किसी भी रूप में कहें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मामले में कुछ भी मान सकते हैं आप, निर्देश माने, सलाह माने, वर्डिक्ट माने, वॉट एवर यू थिंक, वो 3 बार कह चुका है कि इसको लागू कीजिए। और आप कह रहे हैं कि एक झटके से क्यों लाया गया है, ये सन 1950 से चल रहा है मामला, इसमें कौन सा झटका है? भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने कहा, ठीक है, वो पार्टी पॉलिटिक्स की बात जो भी करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, वो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं वरुण जी, वो बताएंगे मैं सही कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, कि 3 बार आदेश दे चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो आप एक बार उसको इस नज़र से देखिए कि ये इसमें डाइकॉटमी जो है, वो डाइकॉटमी जो है जातिगत और सांप्रदायिक नहीं है। दिस इज फॉर एवरीवन। पहले शब्द में ही क्लियर है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स इट इज फॉर एवरीवन। वो किसी एक कास्ट, कम्युनिटी, किसी सेक्शन के लिए नहीं है। अब उसमें क्या आएगी, उसकी मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन तब होगा जब ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, तब कर लीजिएगा। लेकिन अभी बुनियादी प्रश्न ये है कि ये बहुत पुरानी मांग इस देश की है, किसी एक पार्टी की, दल की या किसी संप्रदाय की नहीं है, कि हर एक संसार के हर देश में यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ क्यों नहीं होना चाहिए? यह मांग पूरे देश की मांग है, किसी एक खास वर्ग की मांग नहीं है। इस लिहाज से इस बारे में कोई भी डाइकॉटमी क्रिएट करने की या सांप्रदायिक विभाजन करने की आवश्यकता बहरहाल बिल्कुल नहीं है। नहीं सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट 3 बार कह चुका है, तो मैं स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन किन चीजों पे होगा, किस आधार पे होगा, उसका मूल ढांचा क्या होगा, कौन कौन लोग उसकी जद में आएंगे? 1956 का जो हिंदू कोड बिल है उसके आधार पे होगा कि 1937 का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके आधार पे होगा? आनंद मैरिज एक्ट के तहत पे होगा कि आदिवासियों के एक्ट पे तहत पे होगा? पूरे देश के लिए होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 9 साल में अगर आप धीरे धीरे लाते तो लोगों को समझ में आ जाता। हम तो स्वागत कर रहे हैं, हम कहां विरोध कर रहे हैं? जब आप क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म, अरे सर, मेघालय के अंदर जो नागास है वहां अभी तक क्रिमिनल लॉ ही लागू नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? वहां सिविल लॉ तो छोड़ दीजिए ना। नहीं सर, वहां तो क्रिमिनल लॉ ही नहीं है। आप जानकारी जुटाइए, वहां क्रिमिनल लॉ ही नहीं है। कर लेंगे वो लोग। वरुण पुरोहित जी, आपसे सवाल मेरा यह है कि क्या अभी जो आशंकाएं और जो तमाम सवालात लोगों के जहन में चल रहे हैं और बाकायदा लॉ कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि आप अपनी बातों को रखिए सामने और उसके बाद ड्राफ्ट तो जाहिर तौर पर सामने निकल कर आएगा ही, लेकिन जिस रूप में यह सर्वे किया गया और इस सर्वे के एक एक सवाल पर जो बहुमत आता हुआ दिखाई दे रहा है वो इसी रूप में दिखाई दे रहा है कि हां, यूसीसी आज के वक्त की मांग है। ठीक है रविंदर जी, आपने ठीक कहा, सुभद्र जी भी ठीक कह रहे हैं, हमारे ये मुस्लिम सभा के जो हमारे प्रतिनिधि हैं भी ठीक कह रहे हैं। देखिए, आशंका की बात नहीं है। 75 साल हो गए आजादी को। जब ये यूसीसी का प्रोविजन डाला गया था सेक्शन 44 में, संविधान निर्माताओं ने, हमारे पूर्वजों ने, और साथ ही साथ आर्टिकल 25 में भी डाला गया था, रिलीजियस फ्रीडम एंड प्रैक्टिसेस। तो वो इसलिए डाला गया था कि 75 साल में धीरे धीरे हमारा देश मैच्योर हो जाएगा और जैसे जैसे समय की मांग होगी, जैसे हम परिवर्तन करते जाएंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनेमिक और प्रोग्रेसिव है। जैसे जैसे समय बदलता है, कस्टम्स बदलते हैं, हम एडेप्टेशंस करते जाते हैं। इसीलिए तो पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति, भारत का समाज, इस लोग क्रेज है। आज भी लोग भारत में जगह जगह हमारे धार्मिक संस्थानों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, चाहे इस्कॉन हो, कुछ हो। देखिए, कल्चरल फैब्रिक हमारे देश का जो है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस जो हमारे जितने फ्रीडम है, रिलीजियस फ्रीडम, उसको बरकरार रखने की बात है। ये बात सही है कि 9 साल से मोदी सरकार ला सकती थी,
पर नहीं लाई। चुनाव के समय, चुनाव आने वाला है, कर्नाटक की हार इनकी हो गई है, उससे थोड़े से विचलित नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने लॉ कमीशन 2 साल 3 साल से क्या कर रहा था, उसका एक्सटेंशन किया इन्होंने 1 साल के लिए, 31 अगस्त 2024 तक के लिए। वो इसी उद्देश्य, लोगों के दिमाग में बात आती है ना कि इसी उद्देश्य से किया गया है। करना होता तो 3 साल से लॉ कमीशन कर लेता इस बात को, और पार्लियामेंट में, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक के डिस्कशंस कराना नहीं चाहती है, आपके पास में सबसे सुप्रीम बॉडी है डिस्कशन की, आप पार्लियामेंट में डिस्कशंस कराते। लेकिन फिर भी यूसीसी के कोई खिलाफ नहीं है देश के अंदर यूसीसी, लेकिन आप, क्योंकि हमारी इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, उसको किस प्रकार से आप आदिवासी भी नॉर्थ ईस्ट के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं, आपके झारखंड के अलग हैं, छत्तीसगढ़ के अलग हैं, तो किस प्रकार से आप वो जो हमारे समाज के अंदर जो रिवाज हैं, जगह जगह अलग अलग समाज के क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको कैसे एक रूपता लाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा प्रश्न, तो उसके लिए खुल के डिस्कशन होना चाहिए। मैं प्रताप राव साहब का जिक्र करता हूं। प्रताप जी, जैसे यूसीसी जितना बड़ा मुद्दा इस वक्त है, सरकार की तरफ से जिस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? और जो बात कही जा रही है अभी यहां हमारे साथी वरुण पुरोहित जी भी कह रहे हैं कि चुनाव के मद्देनजर ये लाया जा रहा है, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस नहीं किया गया अभी तक, तो इस लिहाज से मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये क्या एक तरह से कहें कि देश की जरूरत की बात कही जा रही है, वो कितनी सच्चाई है, या फिर जो चुनाव को देखते हुए मास्टर स्ट्रोक की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो लोकतांत्रिक देश में सभी को प्रॉपर न्याय मिले, सभी जो अत्याचार के जो कारण है वो खत्म हो। इसमें कोई रिवाज, मान्यता या परिपाटियां कुछ ऐसी जो काल बाह्य हो चुकी हैं, जो गलत हो चुकी हैं, उनको भी अगर परिवर्तन करना पड़े न्याय देने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि एक लोकतांत्रिक देश में न्याय देना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूसीसी का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शनेबल एक पार्ट आ रहा है, जो विवाद का विषय आ रहा है, वो 4 शादियों वाला विषय आ रहा है। देखिए, कहा जा रहा है कि शरिया में जो है वो 4 शादियों का एक जो अधिकार दिया हुआ है मुस्लिम पुरुषों को। मेरा ये कहना है कि ये केवल पुरुषों को अधिकार दिया हुआ है। देश में 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें 30 करोड़ मुसलमान हैं, उसमें 15 करोड़ केवल पुरुष मुसलमान हैं, यानी कि केवल 15 करोड़ पुरुष मुसलमानों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं। उनमें से भी 10-12 करोड़ तो बिल्कुल चाहते ही नहीं है, क्योंकि उनकी भी बहन बेटियां हैं, वो तो खुद ही इससे पीड़ित हैं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए। मात्र देखा जाए तो 3-4 करोड़ जो मुसलमान पुरुष हैं वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके इस शरिया के जो अधिकार हैं वो खत्म होंगे। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो पीड़ित हैं किस तरह से। उनको वो जब शादी करके जाती हैं किसी घर में, तो उनको पता नहीं होता है कि क्या किसी दिन भी सौतन आ जाएगी, कितने दिन तक उसका साथ रहेगा। ये सारी बातें हैं। और एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश नहीं है, मेरा कहना है कि एक विकासवादी समाज में, जो कि मुस्लिम भी समाज जो विकासवादी है, उसमें भी ये अंदर एक चर्चा का विषय है कि कैसे समाज में एक स्थायित्व लाया जाए, कैसे हम बराबरी के अधिकार की ओर आगे बढ़े। तो उसमें सरकार अगर मान लो एक कदम आगे बढ़ा रही है, तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, इस न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक बार बार ये कहा जा रहा है कि आदिवासियों के अधिकारों को, देखिए, आदिवासी के अधिकारों को अगर आदिवासियों के बीच में भी कुछ ऐसी गलत परंपराएं, उन्हें मिटाना चाहिए। लेकिन उनके अधिकार जैसे जंगल जमीन और पानी को लेकर, जल जंगल जमीन को लेकर जो एक बार बार बात की जा रही है, तो हम जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में या वनवासी इलाकों में ऑलरेडी उनको अधिकार दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि यूसीसी में उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि उनके अपने अधिकार हैं, वो उनके आजीविका के अधिकार हैं, वो उनके पर्सनल लॉ नहीं, वो उनके आजीविका के अधिकार हैं। तो इसलिए पर्सनल लॉ के साथ उनको जोड़ा नहीं जा सकता। जी, मैं जरा ग्राउंड पर जाकर वहां पर क्या अभी लोगों का मानना है, क्या उनकी सोच है, उसको जानने और समझने के लिए अपने संवाददाता लवली वधवा का रुख करूंगा। जयपुर में हमारे साथ मौजूद है, और उसके बाद अगले राउंड में जो सवाल हमने लिए थे उनको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लवली, लोगों का क्या मानना है यूसीसी को लेकर? फिलहाल जो स्थिति अभी बन रही है, जो सुझाव मांगे गए हैं, और जो सर्वे देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क ने किया है, और उसकी जो राय निकलकर सामने आई है, उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं? देखिए, बिल्कुल न्यूज़ 18 के सर्वे के बाद में देश के अंदर एक नई तरह की चर्चा जो है यूसीसी को लेकर के छिड़ी है। हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो यहाँ के राहगीर थे, हमने इनको रोका, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग यूसीसी के बारे में क्या जानते हैं। केंद्र की सरकार यूसीसी का एक कानून ला रही है, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है, किस तरीके से उस कानून को लागू करना चाहिए? केंद्र की सरकार जो यूसीसी का कानून ला रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है।
और ये सोच बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी थी। लगभग 1954-55 में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन राजनीतिक मंशा नहीं होने की वजह से ये यूसीसी का कानून पास नहीं हो पाया। और इससे हमारे राष्ट्र को एक संगठन मजबूत करने के आगे काम में लिया जा सकता है। एक देश में अलग अलग धर्म है और अलग अलग कानून नहीं हो सकते, एक ही कानून रहना चाहिए। इससे हमारे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। और इसमें आम आदमी पार्टी ने भी अपना रुख साफ किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया ही है, तो कांग्रेस को भी इसमें अपना रुख साफ करना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में आना चाहिए। इस पर किस तरह की कोई आपत्ति, किसी तरह की कोई सुझाव जो आप सरकार को देना चाहें न्यूज़ 18 के माध्यम से? इसमें सुझाव यही है कि किसी भी धर्म को दबाने की कोशिश ना की जाए। बस ये है कि कानून की प्रक्रिया में रहकर सभी नागरिकों को न्याय साथ में लेके विश्वास में लेकर के सभी को साथ में लेके विश्वास में रखे और सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। अच्छा, आपसे और बात करेंगे। आप बताइए, आप क्या समझते हैं यूसीसी के बारे में? आप तो लॉ के स्टूडेंट हैं, किस तरीके से यूसीसी को लागू करना चाहिए सरकार को? जी सर, मेरे हिसाब से तो ये मतलब 70 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, बट अगर इतना साल बाद भी अगर लागू हो रहा है, उसके बाद भी अगर लोग पार्टियां अगर विरोध कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रही है। अच्छा, क्या फायदा होगा इससे देश को, देश की जनता को क्या फायदा होगा, आप क्या समझते हैं? इसमें तो सर सब हर एक आम आदमी को, हर एक महिला को, पुरुष को, सबको फायदा होगा, क्योंकि आजकल हर धर्म में, अलग अलग धर्म में महिलाओं के लिए अलग अलग तलाक के अलग अलग नियम हैं और संपत्ति के अधिकार के अलग अलग नियम है। तो उसमें क्या सबसे ज़्यादा प्रताड़ना महिलाओं को झेलनी पड़ती है। उसमें क्या सबसे ज़्यादा दुखी तो महिलाएं होती है और पुरुष ज़्यादातर शिकायतें पुरुषों के खिलाफ आती है, तो वो अलग अलग धर्मों की अलग अलग शिकायतें आती है। तो अगर अभी तक लागू नहीं हुआ, फिर भी अब जितने भी सैयद साहिब आलम साहब, आप सुन रहे हैं ये कितने जागरूक जयपुर के लोग हैं, और ये हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता ने वहां से गुजर रहे लोगों से ही ये बातचीत की है। मैं अगर सवाल पर आऊं जिन पर आप कह रहे थे कि क्या यही सवाल है, ठीक है, सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है और आपको किसी ने नहीं रोका है, आप भी सर्वे कर सकते हैं। पहला सवाल, अगर क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं? अगर ये यूसीसी के अंदर शुमार किया जाता है, सवाल उठता है, तो हाँ में 67% महिलाओं का ये मत आया है। आप इस पर क्या कहेंगे? सर, ये भारत है, लोकतांत्रिक देश है। हमारी खूबसूरती यह है कि डाइवर्सिटी यानी कि विविधताओं का देश, सबकी अपनी अपनी राय है। किसी ने कानूनन उस चीज को समझा है, किसी ने पार्टी के नजरिए से समझा है। मैंने क्या कहा, अभी मुझसे पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों में 4 शादियों का अधिकार है और ये शरिया कहती है। मैं कहता हूं चलिए, शरिया ने 4 शादियों का अधिकार दे दिया, गोवा में किसने 2 शादियों का अधिकार दे रखा है? नहीं दे रखा है ना। तो जहां बात समझने की वहां हम समझते नहीं है। आर्टिकल 44 के हम प्रिंसिपल डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज की हम बात करते हैं जो इसका हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर आर्टिकल 14, 15, 19, नहीं, 20, आप जो 2 शादियों की जिक्र गोवा के वो हमें कर रहे हैं, तो क्या है? सुनिए सर, मजहबी राइट का प्रोटेक्शन देता है जो आर्टिकल 44 से ऊपर है। आर्टिकल 29 मजहबी राइट्स का प्रोटेक्शन देता है। आप पूछ लीजिए बीजेपी से, इनके अकाली दल का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, अभी क्या आया है। अकाली दल ने साफ कहा है कि हम अपनी शादियां हिंदू रीति रिवाज, हिंदू मैरिज कोड बिल के तहत करेंगे, हम यूसीसी के दायरे में नहीं बंधेंगे। भगवंत मान ने अभी कहा, वो जो सज्जन बोल रहे थे ना आम आदमी पार्टी साथ है, भगवंत मान का भी परसों का स्टेटमेंट है, उसने कहा कि आनंदन जो मैरिज एक्ट है उसी के तहत सिखों की शादी होती है, हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। 30 से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने कह दिया है कि जिस वक्त भारत का संविधान लिखा गया था तब संविधान निर्माताओं ने जो हमसे वादे लिए थे, उत्तराखंड के लोगों ने कहा है, तो वो वादे ये थे कि आपके जो राइट्स हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, आपके असेंबली तक वो चीजें महदूद रहेंगी। आप पे अगर क्रिमिनल जो लॉ लाया जाएगा वो भी सलाह मशवरा करके ही लाया जाएगा, आप पे थोपा नहीं जाएगा। तो सर मैं कह रहा हूं लाइए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं समझ के लाइए, स्टेक होल्डर्स की राय लीजिए, सभी को शामिल कीजिए। कुरीतियां और अच्छाइयां सभी वर्गों समाजों में है, लेकिन इसको बड़ी खूबसूरती से लाइए। जहाँ रायशुमारी हो चुकी है, अब बार बार शादी के मामले पर आ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधे सीधे, विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामले हैं, क्या वो एक साथ? व्यक्तिगत बात नहीं है। अरे सर, आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। आपका टोटल मुतालबा मुसलमानों की तरफ जा रहा है। इन सर का भी यही था कि मुसलमानों 4 शादियां, इन्होंने ना सिखों का हवाला दिया, ना कैथोलिकों का हवाला दिया, ना ईसाइयों का हवाला दिया, ना मेघालय का हवाला दिया,
ना असम का हवाला दिया, ना उत्तराखंड का हवाला दिया, ना केरला का हवाला दिया, कहीं हवाला नहीं दिया। देखिए विवाद है ना, विवाद का कारण सबसे बड़ा यही है नहीं सर, कि जो अलग शरिया के अधिकार कोई शरिया नहीं है, एक अलग विलाय। मेरे को एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए कि क्या 13 साल की लड़की से विवाह करना उचित है? संविधान को मानता है क्या वो फिजिकली फिट होती है? आप ये क्या बताइए, 13 साल की लड़की मुझे आप ये बताइए, क्या इसमें परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए? क्या एक स्वस्थ समाज बने, स्वस्थ बच्चे पैदा हो, ये मुसलमानों की जरूरत नहीं है? क्या मुसलमानों के बच्चे स्वस्थ हो, ये आपकी जरूरत नहीं है? अरे सर, तो इन चीजों का विरोध होना चाहिए, बदलाव नहीं आना चाहिए। रिफॉर्म की जरूरत है, मैंने कहा मध्ययुग में जरूरत थी, मध्ययुग में जरूरत थी संतान पैदा करने की, वहां जनसंख्या बढ़ाने की जरूरत थी, तब ये इस तरह के कानून बनाए गए। लेकिन आज क्या जरूरत है इन कानूनों की? अगर आपको बदलाव करना है, क्यों नहीं चेंज किया जाना चाहिए? क्या इतने नाराजगी क्यों नहीं की है? आपके जो शादियों के मैरिज एक्ट है वहां 5 पीढ़ियों को छोड़ा जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जहां नहीं छोड़ा जाता। सिक्कों की बात कर रहे हैं, मामा भी भांजी से शादी कर रहा है, तो कहीं भी मल्टीपल विवाह नहीं है, परिवर्तन की जरूरत है। सिक्कों के आनंद कारज में दूसरी सुभद्र पापड़ीवाल जी, आपको पता होना चाहिए। सुभद्र पापड़ीवाल जी, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, इसमें हिंदू धर्म के लोगों की भी क्या कोई आशंकाएं हैं? अलग अलग रीति रिवाज है। हिंदू धर्म ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार अपनी परंपराओं में बहुत ही सकारात्मक रूप से, बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर के साथ में, बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ में दर्जनों बार सुधार किए हैं। 1 बार 2 बार नहीं, और ये सब आपके सामने है। और आगे भी हिंदू धर्म तो नाम ही सनातन है उसका सर, वो तो हमेशा अपने आप को परिवर्तनशील और विकासोन्मुखी रखता है, वो अपने आप को व्यवहारिक बना के रखता है। वहाँ ऐसे अकीदे नहीं है कि जिनको छेड़ने से पता नहीं कोई नरक में चला जाएगा वगैरह वगैरह। देखिए एक महत्वपूर्ण बात बताऊं मैं आपको, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपके बारे में कोई चर्चा कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये देश जो है बहुत बड़ा देश है, इसमें कोई एक, देखिए उसी बात पे आ रहा हूँ मैं कि देश बहुत बड़ा है, इसमें किसी एक सेक्शन, एक कास्ट, एक कम्युनिटी, एक ट्राइब, एक आपका मेघालय, आसाम, गोवा, न जाने क्या क्या। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि ये राजस्थान, ज़्यादा दूर मत जाइए, ये राजस्थान में कुछ जरायम पेशा जातियाँ रहती हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को सर, जरायम पेशा से मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, 99% लोग जानते हैं। उन जातियों का जो धर्म है वो चोरी और डकैती है, वो धर्म है उनका। वो जब चोरी और डकैती डालने जाते हैं, पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, फैक्ट चेक करने के लिए आप आज़ाद हैं। वो भगवान, अब उनका जो आराध्य देव है उसके पास जाते हैं और उससे आराधना करते हैं कि हे ईश्वर, आज मेरे को लूट में बहुत मोटा माल मिले, आज चोरी में कोई बड़ी बाधा या अड़चन ना आए। वो अपने ईश्वर से दुआ करते हैं और वो जाकर के चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, आवश्यकता होती है तो वो उसके हाथ पैर भी काट देते हैं, जान से भी मार देते हैं। वो जरायम पेशा लोग ये राजस्थान में ही रहते हैं, बहुत दूर मत जाइए, सवाई माधोपुर के पास भी रहते हैं, ठीक है। तो उनकी आस्था और उनके अकीदे के हिसाब से चोरी को आप जायज़ कर देंगे, चोरी को आप रेगुलराइज कर देंगे, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, कैसा उनकी ये मान्यता है, तो उनकी मान्यता के हिसाब से चलना पड़ेगा साहब आपको। देखिए देश एज एट लार्ज ह्यूमैनिटी के हिसाब से भी और प्राकृतिक न्याय के हिसाब से भी क्या चाहता है, ये सबके भले की बात है, और जेंडर जस्टिस इसमें बहुत बड़ी चीज है। तो ये सारी चीजें जब आप एड्रेस करेंगे ना, सुभद्र जी, मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, जैसे जब साहिब आलम साहब ये कह रहे हैं कि अगर 4 शादियों की बात यहां पर उठ रही है, तो फिर गोवा में जो 2 शादियों की इजाजत दी गई है वो फिर किस वजह से है? क्या वो चीज शुमार की जाएगी, नहीं की जाएगी? तो फिर उस लॉ बात को लेकर आना, गोवा का मुद्दा यहां पर पॉइंट लाकर जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? पार्लियामेंट को डिबेट करने दीजिए, डिसाइड करने दीजिए, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। उनको करने, ये हमारा काम है क्या? लॉ मेकर्स को काई के लिए भेजा हुआ है सर दिल्ली में? उनको डिसाइड करने दीजिए, लेट देम डिसाइड, वो निकाल के लाएंगे समाधान कुछ ना कुछ, जो होगा सो उसमें होगा। सर ने जो कहा है कि वो एक पेशा है जो चोरी को अपना मानता है, तो मैं सर को यह बता दूं कि चोरों के लिए, डकैतों के लिए, बलात्कारियों के लिए, सबके लिए एक कानून है, क्रिमिनल लॉ है। लेकिन मैं कहता हूं मजहबी राइट टू प्रोटेक्शन 29, 28, 15 और 16 ने जो हवाला दिया है वो हम जैसे लोग और आप जैसे लोगों के लिए ही दिया है, चोरों चक्कों के लिए नहीं दिया है। तो क्या हम 29 को खत्म कर देंगे, 28 को खत्म कर देंगे, 14 खत्म कर देंगे, 15 खत्म कर देंगे? क्या खत्म कर देंगे? हम नहीं कर सकते हैं ना। मैं बार बार कह रहा हूं ये इस देश की खूबसूरती है, विविधता है। आप लाइए ना कानून, आपको कौन मना कर रहा है? मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालिए। मैं कह रहा हूं कानून लाइए, लेकिन जिस अंदाज से ला रहे हैं उसमें आप बताइए तो सही खुल के कि हम इस हिसाब से ला रहे हैं, इसको ये फायदा है, ये नफा, ये नुकसान है। अरे एक देश एक कानून, तो फिर एक पार्टी भी होनी चाहिए। क्या कर रही है अलग अलग पार्टियां दुकानें खोल के? बंद कर दीजिए इन पार्टियों को।
प्रताप राव जी, जरूरत है? आपसे सवाल है, ये जो सैयद साहिब आलम साहब की तरफ से कहना है कि आप बताइए तो सही भाई, एक प्रक्रिया शुरू हुई है, लॉ कमीशन ने कहा है कि आप अपने सुझाव दीजिए, उसके बाद फिर ये पार्लियामेंट में हो सकता है कि बिल लाया जाए, उसको डिस्कस किया जाए। तो सारी चीजें किसी वर्ग को बिठाकर, भाई पूरे देश में आपने एक ओपन और कहीं की तरीके से कह तो दिया है कि आप लेकर आइए, अभी से ही पूरी आशंकाएं और धारणाएं बांध कर रख लेंगे कि हमारा इसमें कहीं ना कहीं हित होने जा रहा है, तो वो कैसे सही ठहराया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल, एक बात बिल्कुल सही है। दूसरा, देखिए, इस समय जब यूसीसी लाने की बात हुई, उसके बाद केवल एक ही समाज से तमाम तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो इसलिए उसका ही जवाब अभी, क्योंकि कहीं भी हिंदू समाज ने या सिख समाज ने या दूसरे समाजों ने अभी तक कोई इस तरह का आरोप नहीं लगाया है कि यूसीसी के कारण हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, मैं इससे पहले की बात कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज का एक मुद्दा था ट्रिपल तलाक का। तो उस ट्रिपल तलाक के कानून आने के बाद किसे लाभ हुआ? किसी हिंदू को लाभ हुआ क्या? किसी हिंदू महिला को लाभ हुआ क्या? किसी हिंदू पुरुष को लाभ हुआ क्या? या किसी सरकार को लाभ हुआ क्या? मुस्लिम महिलाओं को ही लाभ हुआ है, क्योंकि आज वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इससे पहले, जब बहुत पहले जब सती प्रथा की बात थी, उस पर रोक लगाई गई, तो सती प्रथा पर जब रोक लगाई गई तो हिंदुओं की महिलाओं को ही तो लाभ हुआ उससे, क्योंकि सती प्रथा बंद हुई। तो हमें बाल विवाह जब बंद किया गया तो कुल मिलाकर महिलाओं को लाभ हुआ। तो ऐसे ही जहां आज हम जब बात करते हैं, तो क्योंकि बार बार सैयद साहब आपत्ति उठा रहे हैं, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं, इससे सबसे ज्यादा लाभ, अगर मानो कॉमन सिविल कोड आता है, अगर 4 शादियों पर प्रतिबंध लगता है, एक शादी की बात होती है, सबसे ज्यादा लाभ तो मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाला है, क्योंकि हिंदुओं में तो है ही, बाकी समाजों में भी एक विवाह का कानून है, नहीं तो तलाक करके दूसरा विवाह करना होता है। तो लाभ किसको मिलने वाला है? उनकी बहन बेटियों को मिलने वाला है। और एक देश में जो बात हो रही है कि एक देश में एक कानून नहीं, एक देश में समान न्याय है, एक देश में समान अधिकार, एक देश में एक जैसे लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन न्याय, अधिकार, उनको आगे बढ़ने का मौका, उनको तरक्की के समान जो अधिकार, वो तो मिलने चाहिए। आज 13 साल की अगर मुस्लिम बालिका से शादी करने का अधिकार हो, तो कैसे हम उससे सोच सकते हैं कि वो आगे जाके तरक्की करेगी, देश के विकास में उसका बड़ा योगदान हो सकेगा, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है। देखिए, और आज हम दुनिया भर में देख रहे हैं जिस तरह से महिलाएं जिस तेजी से आगे बढ़ रही हैं, भारत में भी आगे बढ़ रही हैं, वो अधिकार क्यों नहीं है मुस्लिम महिलाओं को? क्यों नहीं बराबरी का अधिकार है? क्यों? अगर यही बात है, अगर सैयद साहब कहते हैं, तो आप कर दीजिए ना कि अगर मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकता है, तो मुस्लिम महिलाओं को भी शरिया में अधिकार दे दीजिए, वो भी 4 शादी करे। ऐसा नहीं है। इसलिए देखिए, यहां सीधे सीधे इंबैलेंस है, अन्याय है। इस अन्याय को खत्म करना लोकतंत्र की आवश्यकता है, जरूरी है। और जब भी इस और ध्यान आए कि यह अन्याय हो रहा है किसी वर्ग के साथ, किसी विशेष लोगों के साथ, देखिए मैं एक और बात बताता हूं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी, तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद अपन 2-3 साल में देख रहे हैं, वहां का जो समाज है, वहां के जो लोग हैं, अब भारत के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वहां तेजी से तरक्की हो रही है। इस बार ही यूपीएससी के एग्जाम में जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं बड़ी संख्या में सेलेक्ट हुए, आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, एम्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको धारा 370 हटने के कारण जो माहौल बना है, ऐसा ही माहौल, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज में पढ़ाई नहीं है, मुस्लिम समाज तरक्की नहीं कर पा, उसमें आर्थिक विषमताएं हैं, ये सारी बातें कहते हैं। तो ये सब कैसे दूर होगी जब तक बराबर न्याय नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा? तो ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुसलमान पुरुषों को, सैयद साहब जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को आगे आके कहना चाहिए, नहीं, हमारी भी महिलाओं को वही अधिकार मिलने चाहिए जो बाकी समाज की महिलाओं को मिलता है। तब तो मैं जानता हूं कि ये कुछ बदलाव का और अपनी महिलाओं के साथ बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि इस देश के लिए जरूरी है। देखिए, इस देश में अगर यहां की 140 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ भी अगर भूखा नंगा रह जाता है, 1 करोड़ भी अगर पिछड़ा और बेकार रह जाता है, तो ये देश तरक्की की राह में आगे नहीं बढ़ सकता। वरुण जी, सवाल ये नहीं है कि कौन सा राजनीतिक दल, कौन सी पार्टी लेकर आ रही है इस बिल को या किसी भी एक जरूरी दस्तावेज को, एक जरूरी कानून को, लेकिन सवाल यह होता है कि उससे देश के हर वर्ग को हर क्षेत्र में फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब अगर यह बीजेपी की तरफ से लाया जा रहा है और उसमें यह बात आ रही निकलकर कि चाहे महिलाएं हों या हर धर्म के लोग हों, उनमें समानता होगी। और इसमें मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम बात मुस्लिम और कंट्रीज की करें तो वहां पर भी यूसीसी लागू है, यूरोप के देशों में यूसीसी लागू है। फिर जब वहां पे उन देशों में, विदेशों में यूसीसी लागू है, तो हम क्यों इसमें क्यों पीछे हट रहे हैं?
हम क्यों इतनी यहां पर इसमें डाउट कर रहे हैं? रविंदर जी, सबसे पहले तो ये बात है, विदेशों में कोई चीज लागू हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि भारत में भी लागू हो। आप उदाहरण दे रहे हो, वो सही है इस संबंध में, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका में क्या हो रहा है तो भारत में भी लागू हो। मैं दो चीज क्लियर कर दूं। सबसे पहले तो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स है या रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। वो पार्लियामेंट में जाएंगी, डिस्कशन होगा, उसके बाद पार्लियामेंट डिसाइड करेगी क्या करना है। दूसरी बात, जो बार बार नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस खिलाफ है, कांग्रेस खिलाफ है, भाई यूसीसी जो संविधान में डाली गई जब भी कांग्रेस की सरकार थी, जिन नेताओं ने पूर्वजों ने डाली वो भी कांग्रेस के ही थे। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया वो भी कांग्रेस की सरकारों ने ही बनाया। इसलिए बार बार ये क्रिएट करना कि कांग्रेस विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस के जमाने से ये आई सब चीजें आई। तो मोटा मोटी उद्देश्य इस चीज का ये है कि महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाए, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जेंडर इक्वलिटी हो। तो राजीव गांधी जी ने जब समझा था इस बात को, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट किया, पंचायतों में, म्युनिसिपलिटियों में एक आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व हो गया देश के अंदर। क्योंकि महिलाएं हमारे समाज की सबसे बड़ा रूप वही संभालती हैं समाज को। ये राजीव गांधी की भी सोच थी। इसलिए बार बार एक प्रोपोगंडा करना कि कांग्रेस नहीं कर रही, कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा महिलाओं का सशक्तिकरण देश में किया है। और जो अभी प्रताप राव जी कह रहे थे, सही बात है। देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन हुआ तो महिलाओं को बड़ा उसमें जो कष्ट भोगना पड़ता था नहीं भोगा। लास्ट में 1987 में जब रूप कंवर का दिवराला कांड हुआ तो कितना उसमें प्रदर्शन हुआ, कितना देश में ह्यू एंड क्राई हुआ, कितने लोगों को, मुख्यमंत्री को भी अपनी कुर्सी जानी पड़ी। लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के से जुड़े हुए कल्याण सिंह जी कालवी ने उसके पक्ष में रैली निकाली थी। आपको ध्यान करना चाहिए। तो कांग्रेस के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा, मैं इस सोच नहीं समझता कि इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जाए। तो जो क्रिएशन किया जा रहा है वो मैं इसलिए कह रहा था, राजनीतिक सोच के लिए किया जा रहा है, राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। बीजेपी लाए, आम आदमी पार्टी लाए, कांग्रेस लाए, टीएमसी लाए, कोई भी लाए, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। पर ये जो जिस प्रकार से लाते हैं, जिस प्रकार से टाइमिंग करते हैं, प्रोपोगंडा करते हैं कि हमने किया, 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं था। अरे भाई, यूसीसी तो संविधान में 2014 से पहले हो गई थी, तो मोदी जी से पहले तो संविधान बना ही नहीं था क्या? ये चीजें जो क्रिएट करते हैं ना, उससे सब बातें, कॉन्ट्रोवर्सीज उत्पन्न होती है, इसलिए बात की डिबेट हो रही है। यूसीसी का कोई खिलाफत नहीं है, क्योंकि यूसीसी तो संविधान में हमारे सारे पूर्वज लाए थे। असली बात क्या है कि पॉलीगैमी कैसे, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, अभी असलम साहब ने भी कहा, प्रताप जी ने भी कहा कि जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए बगैर लोगों को एक टीज करते हैं ना, टीज करके, चिढ़ा के, वैसे ना करके आप उसको शांति से कर सकते। भाई, पॉलीगैमी इज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम इन इंडिया। भाई, जो महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, 3 तलाक दे दिया 5 मिनट में, व्हाट्सएप से दे दिया, ये सब चीजें जो क्रिएट है, सामाजिक कुरीतियां, इसको कैसे दूर किया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम से न जोड़ा जाए। और आप मानो इस बात को, हिंदुओं में तो ऑलरेडी मोटा मोटी में यूसीसी लागू है, सक्सेशन एक्ट है, लेकिन हिंदू लॉ में भी आप मिताक्षरा अलग है, दयावाद अलग है सक्सेशन के अंदर। पश्चिम बंगाल में आप उनको कैसे सेटिस्फाई करोगे, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कैसे सेटिस्फाई करोगे? ये सब चीजें पार्लियामेंट डिस्कशन करेगी। लेकिन इसको बार बार ऐसे क्रिएट करना कि मोदी सरकार ही ला रही है, मोदी सरकार ही ला रही है, कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, ये नैरेटिव के मैं खिलाफ हूं। और जो बिल्कुल नहीं, मैंने उस सवाल को आपसे यही पूछा था ना कि कोई भी राजनीतिक दल इसको लेकर आए ना, तो किसी को इसमें माइलेज लेना चाहिए, सिर्फ हर कोई यही देखे कि आम भारतवासी के हित में है कि नहीं है। सईद आलम साहब, यह सवाल भी यहां पर रखा गया कि क्या सभी पुरुषों और महिलाओं को, क्या सभी पुरुषों और महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए? बताइए, इसमें क्या गलत है? हाँ, 82% लोगों ने कहा बिल्कुल होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए। किसी भी और क्या तलाकशुदा जोड़ों को बिना किसी प्रतिबंध के पुनर्विवाह की अनुमति दी जानी चाहिए? इसमें भी देखिए 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तलाकशुदा देनी चाहिए, देनी चाहिए, अनुमति देनी चाहिए। फिर आपत्ति कहां है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, रिफॉर्म की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, लाइए, मगर अच्छे अंदाज में लाइए। टीस लगा के, छीटाकशी करके, किसी एक मजहब मिल्लत को टारगेट करके मत लाइए। अभी राव साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं सर, भारत के अंदर जब हिजाब के मुद्दे को उठाया गया कि घोटते हैं, हिजाब है, यही हिजाब वाली लड़कियों ने 2022 और 23 के यूपीएससी के अंदर 32% लोगों ने, मुसलमानों ने यूपीएससी फाइट करके उसमें पतंग गाड़ा, अपने झंडे गाड़े। सना अली इसरो में सेलेक्ट हुई है, सानिया मिर्जा जो है वो लेफ्टिनेंट पायलट बनी है। तो आप सैकड़ों मिसालें उठा के देख लीजिए, यूपीएससी में झंडे गाड़े यही हिजाब वाली बच्चियों ने। कहीं मुसलमान दबा के नहीं रखता। ना जाने क्या मिथ्या फैला दी गई है मुसलमानों के खिलाफ कि ये तो 4-4 शादियां करते हैं, ये तो ये करते हैं, वो करते हैं। अरे मुसलमानों की 4 शादियां
कोई रेयर केसेस के अंदर देखने को मिलती होंगी कि बीवी बीमार है तो दूसरी शादी इजाजत से हो गई, या तलाक हो गई तो तीसरी हो गई। और इससे ज्यादा केसेस तो आप उठा के देख लीजिए सर्वे कि कितने लिव इन रिलेशनशिप के अंदर लोग रह रहे हैं। वरुण जी कुछ आप जवाब दे रहे हैं, फिर ब्रेक लेना होगा, फिर उसके बाद सुमंत जी आपके पास में आऊंगा। वरुण जी बोलिए बोलिए बोलिए। रविंदर जी मैं कह रहा हूं इस क्या है, दो समाजों का कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जा रहा है। मैं आपको जैसे अपने क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट में भी सपिंड में शादी अलाउड नहीं है, तो सपिंड में क्या सगोत्रीय शादियां, अब मुस्लिम्स में अलग प्रकार की व्यवस्था है, उसमें गोत्र टाला नहीं जाता, उनकी सामाजिक व्यवस्था अलग है। तो ये दो क्रॉस सेक्शंस का एक फ्रिक्शन है, उसको अगर आप बढ़ावा दोगे तो सामाजिक विघटन पैदा होगा। तो आप उसके लिए एक अपने जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका आप दायरा बढ़ाइए, जैसे रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कंपलसरी कर दिया, आप दूसरी जगह मैरिज रजिस्ट्रेशन। सुभद्र जी मैं इसी सवाल का जवाब एक ब्रेक के बाद आपसे लूंगा कि क्या वाकई ये दो अलग अलग धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की एक तरह से जो बात कही जा रही है उसमें कितना बल है, कितना इसमें दम है, इसका जवाब आपसे लूंगा। आप सभी चारों मेहमानों से गुजारिश बने रही हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। सबसे बड़ी प्राइम डिबेट यूसीसी के मेगा सर्वे पर लगातार जारी है। लौट के आते हैं तुरंत ब्रेक के बाद।